बूढ़े मास्टर मियांग और डॉक्टरों का एक समूह अंदर आया। पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो चुका था, पैर रखने तक की जगह मुश्किल बची थी। अचानक मियांग श्याओ श्याओ ने मेरी कलाई पर खरोंच के निशान देखे। तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? ऐसा लग रहा था कि उसे अभी यह याद नहीं था कि मैं अभी अभी उसे अपने खून से बचाकर लाया हूँ। उसने मुझे भींचे हुए दिल से निहारा। मेरी कलाई पर खून के निशान पहले ही जम चुके थे। बिना एक शब्द कहे वो एक झटके में उठ खड़ी हुई। फिर उसने गुलियानियांग के हाथों से फर्स्ट एड किट छीन ली। वो पलक झपकते ही मेरे पास वापस आ गई। बेहद सावधानी के साथ उसने मलहम लगाना शुरू कर दिया। मेरा इलाज करते समय वो घाव पर धीरे से फूंक मार रही थी, जैसे कि वह मुझे दर्द पहुंचाने से बहुत ज्यादा डर रही हो। गुलियानियांग ने झिझकते हुए लहजे में पूछा, तीसरी बहन, आपको बल्कि बिस्तर पर लेट जाना चाहिए। मैं उसकी चोट की देखभाल कर दूंगी। आखिरकार आप अभी भी बहुत कमजोर हैं। उसे वास्तव में आराम की जरूरत थी, लेकिन मियांग श्याओ श्याओ ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसका पूरा ध्यान मेरी चोट पर ही था। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगा कि यह सिर्फ एक खरोंच थी। वास्तव में इस पर इतना हंगामा करने की कोई बात नहीं थी, लेकिन वो महिला, ऐसा लग रहा था कि वो पूरी फार्मेसी किट को मेरे हाथ पर खाली कर देना चाहती थी। पट्टी बांधने का काम पूरा होने के बाद उसने मुंह बनाया और मुझे डांटा। मैं तुम्हें दोबारा खुद को चोट पहुंचाने से मना करती हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, मैं श्याओ श्याओ की बात मानूंगा। मुझे इतना विनम्र देखकर वो और भी अधिक चिंतित दिखाई दी। क्या आशियान इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो भागने में असफल रहा और उसे जबरदस्ती वापस लाया गया है? क्या वो अभी भी मुझसे झूठ बोल रहा है? एक बार जब मियांग श्याओ श्याओ ने मेरी पट्टी बांधने का काम पूरा कर लिया तो गुलियानियांग आखिरकार उसकी जांच कर सकी। उसके बड़े आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मियांग श्याओ श्याओ हमेशा की तुलना में बहुत तेजी से ठीक हो रही थी। क्या ये वास्तव में लिन श्यान की वजह से था? दिन अब ढलने लगा था। चिकित्सा जांच के बाद हर कोई वापस चला गया। मैं थोड़ा चलने के लिए उठना चाहता था, लेकिन मियांग श्याओ श्याओ ने मुझे रोक दिया। आशियान, तुम घायल हो? बिस्तर से बाहर निकलने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने अपनी आंखें अपनी कलाई की तरफ झुकाई। फिर मैंने अपनी सामान्य स्थिति का आकलन किया। मैं कम से कम इस हद तक तो लाचार नहीं हूँ कि मुझे बिस्तर पर ही पड़े रहना पड़े, है ना? मैंने एक कोने में रखे शॉपिंग बैग की तरफ उंगली से इशारा किया। उस स्थिति में मेरी मदद करो और मुझे वो बैग ला कर दो, कृपया। मैंने उसमें से ब्लैक ड्रेस निकाली और उसकी तरफ एक कोमल मुस्कान बढ़ाई। मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है। वैसे तुम्हारे कार्ड से ही। मियांग श्याओ श्याओ ने कपड़े ले लिए। उसकी आंखों में एक अकथनीय खुशी चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि वह आखिरकार समझ गई थी कि मेरा भागने का कोई इरादा नहीं था और यह कि मैं सच में उसके लिए एक ड्रेस खरीदने गया था। श्याओ श्याओ, मुझ पर अपना भरोसा रखो। एक बार फिर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं फिर कभी भागने की कोशिश नहीं करूंगा। मियांग श्याओ श्याओ ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी आंखें थोड़ी दूसरी तरफ मुड़ गईं। मैंने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। मैं तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करना चाहता हूँ, जितने तुम चाहोगी। मियांग श्याओ श्याओ, जो कुछ समय पहले तक बिल्कुल ठंडी उदासीन बनी हुई थी, उसके गाल अचानक एक खूबसूरत गुलाबी रंगत में रंग गए। आशियान, मुझसे झूठ बोलना मना है। मैं जानता था कि उसने मेरी हर बात को बिल्कुल सच मान लिया था। उसके इस प्यारे और मासूम अंदाज को देखकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैंने उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके लाल होठों पर एक चुंबन अंकित कर दिया। उसकी पुतलियां तुरंत फैल गईं, जो उसके अविश्वास को बयां कर रही थी। उसके भींचे हुए होठों को देखकर मैंने फुसफुसाया, तो क्या तुम अब मुझ पर विश्वास करती हो? तुमने मुझे चूमा। मियांग श्याओ श्याओ ने बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा, जैसे कोई बच्ची कैंडी मांगने के लिए हाथ आगे बढ़ा रही हो। मैंने बस उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस रात मैं गहरी नींद सोया। जब मैं जागा तो मियांग श्याओ श्याओ अभी भी मेरी कमर को कसकर पकड़े हुए थी और चैन से सो रही थी। शायद मेरी मौजूदगी ही थी जो उसे इतनी अच्छी तरह से शांत कर रही थी, या फिर मेरा इलाज आखिरकार अपना असर दिखाने लगा था। भले ही उसे कल एक गंभीर दौरा पड़ा था, लेकिन यह पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। उसके शरीर पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं बचा था। उठने के बाद मियांग श्याओ श्याओ मेरी पट्टी बदलने के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट लेने के लिए दौड़ी। यहाँ तक कि उसने मेरे हाथ और चेहरे को पोंछने के लिए एक गर्म तौलिया लाने का कष्ट भी किया। जब हम नीचे गए तो बूढ़े मिस्टर मियांग पहले से ही काफी समय से नीचे हमारा इंतजार कर रहे थे। उनके साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक पूरी टीम थी। जल्दी करो, श्याओ श्याओ की जांच करो, मिस्टर मियांग ने बड़ी चिंता के साथ आदेश दिया। ये डॉक्टर, इन सभी को मियांग परिवार द्वारा विशेष रूप से मियांग श्याओ श्याओ के गुस्से के दौरों का इलाज करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उन्होंने सम्मान पूर्वक अपने चिकित्सा उपकरण बाहर निकाले, लेकिन उसकी जांच करने के बाद सभी डॉक्टरों के चेहरे पर एक उलझन भरा भाव आ गया। तीसरी युवा मिस, आप इस दौरे से बहुत जल्दी उभर गई हैं। मिस्टर लिन के खून ने शायद अपना असर दिखाया है। बूढ़े मिस्टर मियांग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें आखिरकार मियांग श्याओ श्याओ की बीमारी को ठीक करने का उपाय मिल गया है। डॉक्टर की बात सुनकर मियांग श्याओ श्याओ के चेहरे पर बिल्कुल भी आश्चर्य का भाव नहीं आया। मुझे लगता है कि वो पहले से ही जानती थी कि मेरा खून एक सार्वभौमिक इलाज था और यह कि ये उसके द्वारों को नियंत्रित कर सकता था। वास्तव में हमारी पहली मुलाकात के दौरान ऐसा इसलिए ही हुआ था क्योंकि उसने मेरा खून पिया था। डॉक्टर, वे और अधिक उत्साहित हो रहे थे। तीसरी युवा मिस, मेरा सुझाव है कि हम मिस्टर लिन के खून का नमूना लें ताकि हम प्रयोगशाला में इसका अध्ययन कर सकें या उन्हें सीधे हमारी लैब में आने दें। हम आपके लिए एक इलाज ढूंढ लेंगे, ये निश्चित है। मियांग श्याओ श्याओ की ठंडी नजरों ने वहाँ मौजूद डॉक्टरों की पूरी मंडली को स्कैन किया। जरा एक बार फिर से कहना। तीसरी युवा मिस, मैं कह रहा था कि डॉक्टरों को अपनी बात पूरी करने का समय भी नहीं मिला कि मियांग श्याओ श्याओ चिल्लाई, तुम सब
सब यहाँ से दफा हो जाओ। अगर किसी ने भी अर्शियान को छूने की हिम्मत की, मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगी। मैं बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर वो मुझे अपने पास रख रही थी तो वह अपनी बीमारी के इलाज के लिए बिल्कुल नहीं था। जहाँ तक अर्शियान का सवाल है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उसके बारे में एक भी गलत शब्द न बोलो। क्या ये साफ है? मियांग श्याओ ने डॉक्टरों को धमकाते हुए ठंडी आवाज में कहा। मैं इस बात से पूरी तरह वाकिफ था। अगर बाहर के लोगों को पता चल जाता कि मेरा खून सब कुछ ठीक कर सकता है तो भगवान जाने कितने लोग मेरा पूरा खून बहा देना चाहते। बूढ़े मिस्टर मियांग जो इस नजारे को देखते हुए एक तरफ खड़े थे। मुझे अच्छी तरह समझ आ गया था कि मेंग शियाओ ने ये पक्का इरादा कर लिया था कि वे मुझे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। शियाओ, चूंकि तुम अपना इलाज करने के लिए युवा मास्टर लिन चेन के खून का इस्तेमाल करने से मना कर रही हो तो फिर इसे जल्द से जल्द आजाद कर दो। उन्होंने एक गंभीर और अडिग लहजे में कहा। मुझे पता है कि जब से मैं पहाड़ी वाले विला में आया हूँ तब से मैंने नखरे करना और मुश्किलें खड़ी करना बंद नहीं किया है, और इससे भी बदतर मैंने सिर्फ शियाओ की तबीयत खराब होने के क्राइसिस को ही बढ़ावा दिया है। दादाजी की नजर में मुझे यहाँ रखने के बजाय मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर था। इससे शियाओ मेरे कारण गुस्से में आने और बीमार पड़ने से बच जाती। असंभव। मेंग शियाओ ने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। कोई भी उसे मुझसे दूर नहीं करेगा। दादाजी मेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी और शियाओ की तरफ एक उकसाने वाले लहजे में कहा, ये लड़का तुम्हारे लिए सिर्फ मुश्किलें ही लेकर आएगा। जहाँ तक पिछले कुछ महीनों में पहाड़ी वाले विला में मेरे व्यवहार की बात थी, बूढ़े आदमी ने निश्चित रूप से इसके बारे में पहले ही सुन रखा होगा। वह तो बस यही चाहते होंगे कि मेंग शियाओ मुझे उसी वक्त बाहर का रास्ता दिखा दे। बूढ़े आदमी ने एक शांत और उदासीन लहजे में कहा, और फिर क्या तुम्हें सच में लगता है कि युवा मास्टर लिन चेन तुम्हारे साथ यहाँ रुकना चाहते हैं? जब दादाजी मेंग ने उन सभी नादानियों का जिक्र किया जो मैंने अतीत में की थी तो मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरी मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन तभी मुझे आखिरकार बोलने का मौका मिल गया। मैं रुकना चाहता हूँ, मैं रुकना चाहता हूँ। मैंने झटपट दोहराया, मैं सच में यही चाहता हूँ। दादाजी मेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये स्पष्ट रूप से वो प्रतिक्रिया नहीं थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। लिन चेन, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मेंग शियाओ ने तुम्हें इतने समय तक कैदी बनाकर रखने की गलती की है। मैं उससे कहूंगा कि वह तुम्हें जाने दे, भले ही मुझे ब्लड बैग की तरह इस्तेमाल किया जाए, मुझे मंजूर है। वैसे भी मेरा खून उनकी बीमारी को ठीक कर सकता है। मैं ऐसा अपनी पूरी मर्जी से कर रहा हूँ। मेंग शियाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए मुझे बीच में ही रोक दिया। बकवास मत करो। सोफे पर बैठे दादाजी मेंग ने एक विचारमग्न रूप अख्तियार कर लिया। काफी देर के सन्नाटे के बाद ही उन्होंने दोबारा बात की। युवा मास्टर लिन मेंग परिवार में रह सकते हैं। ये जवाब सुनकर मैं खुशी से पूरी तरह झूम उठा। बूढ़ा आदमी सोफे से हमें देख रहा था। उसकी भौहें अभी भी सिकुड़ी हुई थी। वो शायद मन ही मन सोच रहा था कि क्या ये सही फैसला था। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि दादाजी मेंग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शियाओ ने अपने बचपन में बहुत दुख झेले थे। वे उसके खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, वे बस उसे खुश देखना चाहते थे। लेकिन जैसे ही उनकी नजरें मुझ पर पड़ती थीं, बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव काफी तनावग्रस्त हो जाते थे। वह जरूर हाल के दिनों में की गई मेरी हरकतों के बारे में सोच रहे होंगे, जिससे निश्चित रूप से उनके सिर में दर्द हो रहा होगा। मैं मन ही मन मुस्कुराया। उस वक्त बूढ़े दादाजी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वह अपने इस होने वाले पोते दामाद को कितना चाहने लगेंगे, इस हद तक कि वे मुझे अपनी सगी पोती से भी ज्यादा प्यार करने लगेंगे। ये देखते हुए कि सब कुछ ठीक लग रहा है, दादाजी मेंग ने और कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने कुछ डॉक्टरों को वहीं छोड़ दिया और अपने विला की तरफ लौट गए। शालीनता दिखाते हुए मैं उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गया। विला के अंदर का माहौल अभी भी थोड़ा भारी था। सफेद कोट पहने एक डॉक्टर बड़ी कुशलता से दवाइयाँ तैयार कर रहा था। भले ही शियाओ की बीमारी नियंत्रण में थी, फिर भी डॉक्टरों ने उसके ठीक होने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कुछ दवाइयों की सिफारिश की थी। थर्ड मिस, कृपया अपना हाथ आगे बढ़ाइए, डॉक्टर ली ने सम्मान पूर्वक कहा। मैंने शियाओ की तरफ देखा। मैंने देखा कि उसके लाल होंठ कसकर बिछे हुए थे। वह सफेद कोट पहने डॉक्टर को एक तक घूर रही थी। क्या मैं इसके बदले गोलियां खा सकती हूँ? इस नजारे को देखकर मैं अपनी आंतरिक हंसी को नहीं रोक सका। किसने सोचा होगा देश की सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे खूंखार तीसरी युवा मिस्ट सुइयों से इतना डरती है। हाथ में सिरिंज पकड़े डॉक्टर ली ने बेहद असहज होते हुए उसे समझाया, यह दवा मुंह के जरिए नहीं ली जा सकती, इसे इंजेक्शन के माध्यम से ही देना अनिवार्य है। सब कुछ तैयार करते समय उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे। आखिरकार इस बड़ी हस्ती को इंजेक्शन लगाना था। वह जो दबाव महसूस कर रहे होंगे वो बहुत बड़ा रहा होगा। शियाओ कुछ पल के लिए रुकी, फिर उसने अचानक अपनी आंखें फेर ली। इसे यहाँ से ले जाओ। शियाओ की आवाज कुछ डिग्री ठंडी हो गई थी। तीसरी युवा मिस्ट, आपके स्वास्थ्य की भलाई के लिए इस दवा का उपयोग करना ही बेहतर है, इसे यहाँ से ले जाओ। वह स्पष्ट रूप से अपना आपा खो रही थी। उसकी आवाज में चिड़चिड़ाहट की झलक साफ थी। डॉक्टर ली वहीं जडीडीएच रह गए और उन निर्देशों के बारे में सोचने लगे जो मेंग लाओ अपने जाने से पहले छोड़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। क्या हो रहा है? मैंने दरवाजा धकेलते हुए पूछा। मैंने डॉक्टर की तरफ देखते हुए नासमझ होने का नाटक किया। क्या बात है? शियाओ ने बिना एक शब्द कहे अपनी भौहें सिकोड़ ली। डॉक्टर ने अपना सिर झुकाए रखा। उनकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वे जरूर सोच रहे होंगे कि वे सबके सामने तीसरी युवा मिस्ट की इस कमजोरी को जाहिर नहीं कर सकते। भला किसकी इतनी हिम्मत होगी जो छतों पर चढ़कर यह चिल्लाए कि तीसरी युवा
युवा मिस्ट को इंजेक्शन से डर लगता है। मेरी नजर डॉक्टर ली के हाथों में मौजूद सिरिंज पर पड़ी। मैं एक ही पल में सब कुछ समझ गया और मेरे होठों के कोने अनचाहे ही एक मुस्कान में बदल गए। शियाओ शियाओ, मुझे तुम्हें ये इंजेक्शन लगाने दो, ठीक है? मैं उसके पास आया, धीरे से उसके बालों को सहलाया और उसकी आंखों में झांका। मैंने बहुत ही कोमल आवाज में उसे बहलाया। एक तरफ खड़े डॉक्टर ली के मुंह से अविश्वास में एक हल्की सी आवाज निकली। तीसरी युवा मिस्ट सुइयों से इतना डरती थी, ये तो नामुमकिन था कि वह इस आदमी के कहने भर से अपना इरादा बदल ले। लेकिन अगले ही पल शियाओ शियाओ ने बहुत ही धीमी आवाज में जवाब दिया। फिर डॉक्टर ली की फटी आंखों के सामने उसने अपना हाथ धीरे से मेरी तरफ बढ़ा दिया। डॉक्टर ली, सिरिंज मुझे दे दीजिए। मैंने डॉक्टर के हाथों से सामान ले लिया। जैसे ही मेरी उंगलियां सिरिंज पर कसी, शियाओ शियाओ का शरीर अकड़ गया और वह थोड़ा पीछे हट गई। यहाँ तक कि जिस हाथ को मैंने अपने हाथ में थाम रखा था वह भी हल्का सा कांपने लगा। श्रीमान, आप पूरी तरह से नौसिखिए हैं, बिना किसी पेशेवर प्रशिक्षण के। मुझे डर है कि आप नहीं जानते होंगे कि यह कैसे करना है। डॉक्टर ली ने मेरे पास आकर सावधानी भरे लहजे में फुसफुसाया। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और सीधे सोफे पर बैठ गया। मैंने इस महिला पर नजर डाली जो शांत दिखने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस पल वो अपनी पूरी ताकत से खिड़की को एक तक देख रही थी और इस तरह अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। मेरे दिमाग में एक शरारती विचार आया और मैंने जानबूझकर उसकी बाह को धीरे से सहलाया। शियाओ शियाओ, क्या तुम डर रही हो? थोड़ी देर में थोड़ा दर्द हो सकता है, अपने दांत भींच लो, मैंने रुई पर सैनिटाइजर लगाते हुए कहा। मैंने इसे धीरे से उसकी त्वचा पर लगाया। शियाओ शियाओ ने मेरी तरफ थोड़ा रूठते हुए देखा। उसकी आंखों में अचानक एक मीठा सा शिकवा तैर गया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर मुझे थोड़ी देर बाद समझ आया कि मेरे शब्दों का गलत मतलब निकाला जा सकता था। उस माहौल को देखकर कोई भी यही सोचता कि हम इंटीमेट के बीच में थे। मैंने सही पल चुना और एक सटीक और सधे हुए हाथ से सुई की नोक को उसकी त्वचा में चुभो दिया। क्या दर्द हो रहा है? शियाओ शियाओ ने बिना पलक झपकाए अपने हाथ की तरफ आंखें झुका ली। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और उसे अपने करीब खींचने के लिए उसके चारों ओर अपना हाथ फैला दिया। उसने इसका फायदा उठाते हुए खुद को मेरी बाहों में समेट लिया और अपनी प्यारी सी छोटी आवाज में फुसफुसाई, दर्द हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि काशिन इस पर फूंक मारे। मुझसे लिपटी हुई वो इतनी नाजुक और दयनीय लग रही थी। मेरे पास उसका हाथ थामने और इंजेक्शन के निशान पर धीरे से फूंक मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब बेहतर है? मैंने उसकी तरफ आंखें उठाते हुए पूछा। युवा महिला कुछ पल के लिए रुकी। थोड़ा और फूंक मारो। उसके इस बचकाने व्यवहार को देखकर मैं बेबस होकर मुस्कुरा दिया। मैंने उसके दर्द को कम करने के लिए उसकी बाह पर धीरे से फूंक मारी और उसे चिढ़ाया। क्या मेरे नर्स वाले हुनर इतने खराब हैं? बेहतर होगा कि कल कोई असली डॉक्टर आए। शियाओ शियाओ ने तुरंत मना कर दिया। मुझे कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, मैं तुम्हें चाहती हूँ, उसने जवाब दिया। मैंने उसे फिर चिढ़ाया। लेकिन क्या मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले दर्द नहीं पहुँचाया था? अजीब बात है, अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। उसने अपनी छोटी छोटी विनती करती आंखों से मुझे देखा। आशेन, मुझे थोड़ा और दुलार करो। अब उसने मुझे जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। हाँ हाँ, मैं तुम्हें दुलार करूंगा, मैं तुम्हें जिंदगी भर दुलार करूंगा। उसके चेहरे को देखते हुए मैं अचानक उसके होठों को चूमने के लिए झुका। एक सीधा हल्का सा चुंबन, एक पंख की तरह हल्का, इससे पहले कि मैं पीछे हट जाता। शियाओ शियाओ सोफे पर सुध बुध खोकर बैठी रही, जैसे उसे बिल्कुल एहसास ही न हुआ हो कि अभी क्या हुआ था। उसके चेहरे के भावों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी उस पल का आनंद ले रही थी। लेकिन जल्द ही वो होश में आई और उसका लहजा अजीब तरह से गंभीर हो गया। क्या कोई किसी महिला के होठों को इतनी लापरवाही से चूमता है? मैंने पूरी तरह से हैरान होने का नाटक किया। ये क्या बकवास है? क्या मुझे अब तुम्हें चूमने का भी हक नहीं है? ये महिला कब से इतनी ठंडी हो गई? एक छोटा सा चुंबन भी नहीं? सोफे पर बैठी शियाओ शियाओ की नजरें मेरे होठों और मेरी गर्दन पर ठहर गईं। फिर उसने खामोशी से अपनी आंखें फेर ली। उसे जानबूझकर मुझे नजरअंदाज करते देखकर मैं और भी ज्यादा चिढ़ गया। पहले मैंने की उसे चूमने की और अब वह मुझे ही ऐसा करने के लिए टोक रही है। उसके साथ शर्मीले बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। और फिर क्या, वो नहीं चाहती कि मैं उसे चूमूं? ठीक है, मैं उसे तब तक चूमूंगा जब तक कि वह थक न जाए। मैंने उसे दीवानगी से चूमने के लिए अचानक अपनी बाहों में खींच लिया। मैंने ध्यान भी नहीं दिया था कि उसके होठों पर एक छोटी सी छिपी हुई मुस्कान उभर आई थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी छोटी सी चाल ने बखूबी काम किया था। मैंने उसे खुद से सटाकर कसकर पकड़ रखा था। तभी उसने मेरे कान में एक कामुक आवाज में फुसफुसाया, आशेन, तुम आज बहुत बोल्ड हो रहे हो। मैंने उसकी तरफ गहरे प्यार से देखा। तुम वैसे भी मेरी ही हो। और इन शब्दों के साथ मैंने उसे और भी शिद्दत से चूमना शुरू कर दिया। तीसरी युवा मिस्त्री गुनियनयान की आवाज अचानक गूंज उठी। वह अभी अभी दरवाजे से अंदर आई थी और सीधे इस आपत्तिजनक नजारे के सामने आ खड़ी हुई थी। अपने देखने के कोण से उसने शायद ये मान लिया था कि मैं तीसरी युवा मिस्ट की सहमति का पूरी तरह से अनादर करते हुए उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। काश वह जान पाती कि यह सब इस चालबाज महिला की ही एक साजिश थी। लिन चेन, तीसरी युवा मिस्ट को छूने की हिम्मत मत करना। ये आवाज सुनकर मैं चौंक गया। शियाओ शियाओ ने गुनियनयान की इस गुस्ताखी पर उसे एक तीखी नजर से देखा। यह हमेशा सबसे गलत वक्त पर ही क्यों आ धमकती है? मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं इसे सीधे अफ्रीका भेज दूं। मेरी साफ जाहिर हो रही झेप को महसूस करते हुए शियाओ शियाओ अपने लाल होठों पर एक छोटी सी मनोरंजक मुस्कान आने से नहीं रुक सकी। इस बीच गुनियनयान पूरी तरह से आपे से बाहर थी। तीसरी युवा मिस्ट, लिन चेन से तुरंत दूर हो जाइए। किसी महिला
महिला के साथ जबरदस्ती करना एक अपराध है, वो एक अपराधी है। श्याओ श्याओ जाहिर तौर पर बहुत गुस्से में थी। उसने उसकी तरफ एक कातिलाना निगाह डाली। गु न्यान उस पूरे तिरस्कार को महसूस कर सकती थी जो वह उसके मन में जगा रही थी, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करने का फैसला किया। लिन चेन, मुझे ताकत का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर मत करो। गु न्यान ने खुद को एक ऐसे नायक न्यायप्रिय के रूप में दिखाया जो दुनिया को बचाने के लिए तैयार हो। तभी श्याओ श्याओ ने मेरी बाहें छोड़ी और गु न्यान के कूल्हों पर एक जबरदस्त लात जड़ दी। चेन पर हाथ उठाने की हिम्मत भी मत करना। देख लेना, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं, है ना? गु न्यान, जिसे अभी अभी लात पड़ी थी, सुबकते हुए बोली। तीसरी दीदी, मैं तो बस उसे डराना चाहती थी। मैं आपके प्यारे और लाडले को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? माफी मांगो, श्याओ श्याओ ने बेहद ठंडे लहजे में आदेश दिया। गु न्यान ने अपनी गर्दन अकड़ाई। मैं माफी नहीं मांगूंगी। मेंग श्याओ ने अपनी आंखें सिकोड़ी। क्या तुम अभी भी अस्पताल के मुर्दा घर में काम करने जाना चाहती हो? माफ कर दीजिए जीजा जी, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी, ये वादा है। गु न्यान एक सेकंड में ठंडी पड़ गई थी। श्याओ श्याओ के सामने वो एक असली कछुए की तरह दुबक गई। सच कहूँ तो गु न्यान ने अतीत में जितनी बार भी मेरा अपमान किया था, मुझे उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था। आखिरकार मुझ में जो पुराना मैं था वो इसी लायक था कि उसे उसकी सही जगह दिखाई जाए। और फिर मैं जानता था कि वह श्याओ श्याओ के प्रति हर हाल में वफादार थी। हमारे पिछले जीवन में उसने श्याओ श्याओ को बचाने के लिए अपनी आंखें तक खो दी थी। कुमारी गु, तो फिर हमारे साथ रात के खाने के लिए रुक जाइए। मैं रसोई में कुछ अतिरिक्त व्यंजन तैयार करने के लिए कह देता हूँ। मैंने उसे रुकने का निमंत्रण देने की पहल की। गु न्यान की नजरें मुझसे मिली। उसकी आंखों में उलझन की एक झलक थी, लेकिन अपनी सुध बुद्ध वापस पाने में उसे सिर्फ एक सेकंड लगा। उसने तुरंत एक रक्षात्मक मुद्रा अपना ली, जैसे वह श्याओ श्याओ को किसी भी समय बचाने के लिए तैयार हो, ताकि मैं उसे चोट न पहुंचा सकूं। तीसरी दीदी, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए। मेरे रसोई की तरफ जाने के बाद गु न्यान मेंग श्याओ के कान में फुसफुसाने लगी। जियांग जियांग, आपको याद है वो बदचलन औरत जिसे जीजा जी पहले पसंद करते थे? जियांग जियांग का नाम सुनते ही मेंग श्याओ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया है। वो हर जगह बेताब होकर इलाज ढूंढ रही है। गु न्यान को इस बात का पता बिल्कुल अचानक चला था। मैंने सुना है कि यह एक बदला था। उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या यह जीजा जी की करतूत हो सकती है? गु न्यान ने मेरी तरफ एक नजर डाली और जब उसे पूरा यकीन हो गया कि मैं उसकी बात नहीं सुन रहा हूँ, तभी उसने आगे बोलने की हिम्मत की। आपको अंदाजा भी नहीं है, उस दिन जीजा जी ने जेल के दरवाजे को एक ही लात में तोड़ दिया था। क्या गजब की ताकत थी। उसने एक ही वार में एक बॉडीगार्ड को 50 मीटर दूर फेंक दिया, और वह एक जंगली खरगोश से भी तेज दौड़ते हैं। वह जितना अधिक बोल रही थी उतना ही बड़ा चढ़ाकर कह रही थी। वो बस मुझे एक म्यूटेंट के रूप में पेश करने ही वाली थी। मेंग श्याओ ने गु न्यान की बातों को बेहद गंभीरता के भाव से सुना। तीसरी दीदी, क्या आपको नहीं लगता कि जीजा जी हाल के दिनों में बहुत बदल गए हैं? ऐसा लगता है जैसे वो कोई बिल्कुल अलग इंसान हो। गु न्यान अपनी इस साजिश वाली थ्योरी को और आगे बढ़ाने लगी। तुम क्या कहना चाहती हो? जीजा जी अब पहले वाले लिन चेन नहीं रहे। ऐसा भी हो सकता है कि परिवार ने किसी प्लास्टिक सर्जन को पैसे देकर किसी और आदमी को जीजा जी का रूप दे दिया हो, ताकि वह आपको अपने इशारों पर नचा सके। वह जाहिर तौर पर आज के मुझ में और उस असहनीय कमीने इंसान में कोई संबंध नहीं ढूंढ पा रही थी जो मैं पहले था। गु न्यान अपनी ही दुनिया में इतनी खोई हुई थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं रसोई से बाहर आ चुका था। जिस तरह से वो मेरा वर्णन कर रही थी, वो सुनकर चीजें और भी बेतुकी होती जा रही थी। मैं मन ही मन कसम खाए बिना नहीं रह सका, और मैं कुछ ही पल पहले सोच रहा था कि क्या मुझे उसे खाने पर रुकने के लिए कहना चाहिए। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? जीजा जी, नमस्ते जीजा जी। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैं चलती हूँ, अलविदा जीजा जी। अब लिविंग रूम में सिर्फ मेंग श्याओ और मैं बचे थे। जियांग जियांग के साथ जो हुआ, क्या वो तुमने करवाया था? युवा महिला ने बेहद उदासीन लहजे में पूछा। मैंने खुद इसकी जिम्मेदारी ली थी। और ऐसा क्यों किया? बिना किसी खास वजह के। वो औरत मुझे परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने उस चेहरे को बर्बाद कर दिया जिस पर उसे इतना नाज था। मेंग श्याओ उठी और कदम दर कदम मेरी तरफ बढ़ने लगी। सामान्य तौर पर अपनी सच्चाई सामने आने पर कोई भी थोड़ा घबरा जाएगा, लेकिन इस पल अचेन के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने देखा कि उसके होठों के कोने अनजाने में थोड़े ऊपर उठ गए थे। ऐसा लग रहा था कि मैंने उसकी तारीफ की हो। भविष्य में कभी चाकू को हाथ मत लगाना। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो दूसरे तुम्हारे लिए ये काम कर देंगे। जहाँ तक गु न्यान की बातों का सवाल था, उसने एक सेकंड के लिए भी उन पर विश्वास नहीं किया था। अचेन मेरा है। अचेन मेरा एकमात्र और इकलौता प्यार है। मैं अच्छी तरह महसूस कर सकता हूँ कि अचेन उस इंसान से बहुत प्यार करती है जो मैं बन चुका हूँ। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता है, वह मुझे अपनी बाहों में लेता है और यहाँ तक कि मुझसे फ्लर्ट भी करता है। रात के खाने के समय मेरी आंखों के सामने जो व्यंजन थे, वे मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रखते हुए मेरे सभी पसंदीदा व्यंजन थे। हालांकि मैंने मेंग श्याओ से कभी अपनी पसंद नापसंद के बारे में बात नहीं की थी, फिर भी हर बार खाने की मेज उन व्यंजनों से सजी होती थी जो मुझे बेहद पसंद थे। ये सब देखकर मैं मन ही मन एक बार फिर आह भरे बिना नहीं रह सका। तीसरी कुमारी कितनी अद्भुत है। अतीत में मैं उनके इस रूप को देखने से कैसे चूक गया। हम एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे, लेकिन मेज इतनी विशाल थी कि ऐसा लग रहा था जैसे हम एक दूसरे से मीलों दूर हों। इस दूरी को देखकर मैं अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका।
लगा। चीफ स्टीवर्ड झांग, क्या आप मेरी कुर्सी थोड़ी आगे बढ़ा सकते हैं कृपया? चीफ स्टीवर्ड झांग ने बुदबुदाते हुए कहा, युवा मास्टर लिन चेन, क्या आप इसे और पीछे हटाना चाहते हैं? मैंने स्टीवर्ड की तरफ हताशा से देखा और खुद ही इसे करने का फैसला किया। मैंने अपनी कुर्सी खींचकर सीधे मेंग श्याओ के बगल में लगा दी और एक संतुष्ट मुस्कान बिखेरी। स्टीवर्ड झांग घबराते हुए चिल्लाया, युवा मास्टर लिन चेन, तीसरी कुमारी को खाने के दौरान किसी के इतने करीब बैठने की आदत नहीं है। मैंने उसे लापरवाह लहजे में जवाब दिया, ठीक है, अब उन्हें इसकी आदत हो जाएगी। जब मेंग श्याओ डाइनिंग रूम में आई तो मैं पहले से ही अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। मेंग श्याओ ने मुझ पर एक नजर डाली और फिर मुझसे सबसे दूर वाली जगह पर जाकर बैठ गई। बगल में खड़े नौकरों को ये देखकर पसीना आ गया। स्टीवर्ड झांग ने मेरी तरफ ऐसी नजर डाली जो कह रही थी, मैंने आपसे कहा था ना कि उन्हें ये पसंद नहीं है। देखिए, बहुत बढ़िया, तीसरी कुमारी, युवा मास्टर लिन को इतनी आसानी से अपने मंसूबों में कामयाब मत होने दीजिए। मैंने मेंग श्याओ की तरफ देखा और पूछा, तुम इतनी दूर क्यों बैठ रही हो? स्टीवर्ड झांग मन ही मन मेरा मजाक उड़ा रहा था। मेंग श्याओ ने शांति से अपनी चॉपस्टिक्स रखी। पहले तुम मुझे अपने इतने करीब बैठने से मना करते थे। अतीत में जब वह जबरदस्ती मेरी कुर्सी को अपने पास लाती थी तो मैं विरोध के रूप में भूख हड़ताल कर देता था। मैं उसके साथ बैठने से साफ इनकार कर देता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मुझे भूखा रखने से डरती थी। इसलिए उसने फिर कभी मुझ पर दबाव बनाने की हिम्मत नहीं की। अपने पुराने नखरों को याद करके ग्लानि के कारण मैंने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। मुझे इस तरह देखकर मेंग श्याओ के होठों के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। मैंने अपनी घबराहट को छुपाते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ दोबारा कहा, चलो अभी यहाँ आकर बैठो। हम खाना खाने के लिए एक दूसरे से मीलों दूर बैठे हैं। भविष्य में हम अपनी भावनाओं को कैसे बढ़ाएंगे? बगल में खड़ा स्टीवर्ड झांग मन ही मन हंस रहा था, लेकिन उसके बड़े आश्चर्य के बीच मेंग श्याओ मेरी तरफ बढ़ी। उसने अपनी कुर्सी मेरी कुर्सी के बगल में खींची और वहाँ बैठ गई। स्टीवर्ड झांग अपनी जगह पर हैरान खड़ा रह गया। मेंग श्याओ थोड़ा मुस्कुराई, आचेन, तुमने ही मुझे आमंत्रित किया है। भविष्य में मुझे खुद से दूर भेजने की उम्मीद मत रखना। मैंने उसे आश्वस्त करने के लिए जवाब दिया, कोई कहीं नहीं जा रहा है। अगर श्याओ श्याओ मुझे भगा भी देगी तब भी मैं यहीं रहूंगा। मेंग श्याओ ने ऐसा चेहरा बनाया जो कह रहा था, मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और खाना शुरू किया। वो लगातार मुझे खाना परोसती रही। देखते ही देखते मेरा कटोरा खाने के एक छोटे पहाड़ में बदल गया। श्याओ श्याओ, ये बहुत ज्यादा है। बगल में खड़ी मैडम चेन एक बड़ी और खिली हुई मुस्कान के साथ हमें देख रही थी। लेकिन आपने तो अभी कुछ खाया ही नहीं है। युवा मास्टर लिन चेन को ताकत हासिल करने की जरूरत है। चेन माँ हमेशा से मेंग परिवार में एक घरेलू कर्मचारी के रूप में काम कर रही थी। मैं जानता हूँ कि वो वही हैं जो श्याओ श्याओ के दिल में मेरी जगह को सबसे अच्छी तरह समझती है। उन्होंने हमेशा यही उम्मीद की थी कि हमारे बीच सब कुछ ठीक रहे। हमारे रिश्ते को सुधरता देख चेन माँ ने बड़े उत्साह के साथ बिचौलिए की भूमिका निभानी शुरू कर दी। अगली बार मुझे आप दोनों को तरोताजा करने के लिए और अधिक व्यंजन तैयार करने होंगे। युवा मास्टर लिन चेन, देखिए आप कितने पतले हो गए हैं। मैं सोचती हूँ कि पहले आपको लू परिवार में कितना कष्ट सहना पड़ा होगा। चेन माँ की बातें सुनकर मुझे चुपके से अपनी वह छवि याद आई जिसमें मैं अकेले ही लोगों की धुनाई कर रहा था। मैंने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। फिलहाल चेन माँ को इस बारे में कुछ न बताना ही बेहतर था। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं एक ही लात में किसी को 5 मीटर दूर फेंक सकता हूँ तो वो बुरी तरह डर जाएंगी। खाने के बाद कमरे में वापस आकर मैं बिस्तर पर बैठ गया, शायद इसलिए क्योंकि आज मुझे जरूरत से ज्यादा खिला दिया गया था। मेरा पेट पूरी तरह से फूल गया था। अचेन, क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो? मेंग श्याओ पास आई। वो घुटनों के बल बैठी और उसने अपनी कोमल हथेली मेरे पेट पर रखी। तुम आखिरकार कब गर्भवती होने वाली हो? मेंग श्याओ का हाथ वहीं ठिठक गया। मैं उसके कान के पास झुका। तीसरी कुमारी, क्या आप मुझे एक मौका देना चाहेंगे? उसके जवाब का इंतजार किए बिना मैंने उसे दीवानगी से चूम लिया। चाहे जो भी हो, आज रात चीजों को गंभीरता से शुरू होना ही था। अगले दिन जब मैं जागा, मेंग श्याओ मेरी बाहों में लिपटी हुई थी, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रही थी। श्याओ श्याओ, तुम जाग गए। क्या तुम अस्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें कहीं दर्द है? मुझे लगा कि कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। ये सोचना कि मैंने तीसरी कुमारी को इस हद तक थका दिया था। मैं तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार कर देती हूँ। नहाने के बाद तुम बेहतर महसूस करोगे। ये कहते हुए मैं बिस्तर से उठने ही वाला था, लेकिन मेंग श्याओ ने मेरी कलाई पकड़ ली। तुम सोकर उठते ही भाग रहे हो? क्या तुम सच में एक मतलबी इंसान हो? मुझे बताओ कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाने वाले हो। इस बार मेंग श्याओ सच में एक सताई हुई पत्नी जैसी लग रही थी, जो एक मतलबी पति से हिसाब चुकता करने आई हो। उसकी आवाज में उलाहना भरा था। और तुम क्या चाहती हो कि मैं इन जिम्मेदारियों को कैसे निभाऊं? मैंने उस महिला की तरफ प्यार से देखते हुए पूछा। मेरे बॉयफ्रेंड बनो, मेंग श्याओ ने सीधे और स्पष्ट लहजे में कहा। यह जाहिर तौर पर पहले से सोचा समझा था। मैं स्तब्ध रह गया। मुझे ऐसी मांग की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। मैंने देखा कि मेंग श्याओ के चेहरे के भाव घबराहट की एक झलक से भर गए। वह स्पष्ट रूप से डर रही थी कि मैं मना कर दूंगा। तब मैंने मुस्कुराया और कहा, हाँ। उसने मुझे अविश्वास के साथ देखा। चेन, तुम तैयार हो? तुम्हें अपनी बात से मुकरने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अपनी बात से मुकरूं? तीसरी युवा सुश्री इतनी सुंदर है, उनके पास एक सपनों जैसा शरीर है और वो इतनी विचारशील है। मैं अपनी बात से कैसे मुकर सकता हूँ? जियाओ जियाओ ने खुद को संभाला और मुझे जोर से गले लगाने के लिए मुझ पर कूद पड़ी। सच कहूँ तो जिस दिन से वो मुझे पहाड़ी वाली विला में वापस लाई थी, मैं पहले ही उसका पति बन चुका था। लेकिन केवल अब से डेटिंग शुरू करना भी बुरा नहीं है। पूरा दिन वो मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनते देखने की खुशी में डूबी रही, और वह भी मेरी अपनी मर्जी से। जब सहायक
पहाड़ी वाली विला में कुछ दस्तावेज देने आया तो उसने मेंग जियाओ को पूरी तरह से खोए हुए भावों के साथ पाया। क्या तीसरी सुश्री युवा मास्टर लिंग चेन द्वारा थका दी गई थी? वह इतनी खोई हुई क्यों लग रही है? सहायक ने पास जाकर उनके कंधे को थपथपाया। तीसरी सुश्री, आप ठीक तो हैं? मेंग जियाओ चौंक गईं, होश में आई और सहायक पर गुस्से भरी नजर डाली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ मामलों में तीसरी सुश्री के ध्यान की आवश्यकता है। उसने मेज पर दस्तावेज रख दिए। मैं चेन के साथ घर पर रहूंगी, काम लेकर मुझे परेशान करने मत आओ। मेंग जियाओ इन दस्तावेजों पर एक नजर भी नहीं डालना चाहती थी। छोटा से छोटा अनुबंध भी लाखों या करोड़ों का प्रतिनिधित्व करता था। तीसरी सुश्री के लिए ये वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं था। सहायक ने कागजात इकट्ठे किए और जाने के लिए तैयार हुआ। मेंग जियाओ ने उसकी पीठ की ओर देखा, उसे रोका और पूछा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। ऐसा कैसे? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है? आपकी सहायक बनने से पहले मेरे कुछ रिश्ते थे। क्या कोई समस्या है सुश्री? सहायक मन ही मन चिल्ला रहा था। अगर आप मुझ पर हर दिन इतना अमानवीय काम का बोझ नहीं डालती तीसरी सुश्री, तो क्या मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ता? मेंग जियाओ की आंखें अचानक चमक उठी। तो इसका मतलब है कि तुम जानती हो कि एक लड़के का दिल कैसे जीता जाता है? सहायक के होठों का कोना फड़क उठा। इसके बाद उसने मेंग जियाओ को रिझाने के सबक देना शुरू कर दिया। दरवाजे के फ्रेम के सहारे टिके रहकर जब मैंने उसे इतनी गंभीरता से नोट्स लेते देखा तो मैं अपनी दबी हुई हंसी नहीं रोक पाया। मेरे पिछले जीवन में वह अछूत खूंखार तीसरी सुश्री मेंग थी। उनके उस बर्फीले प्रभाव के बावजूद सिर्फ मेरे करीब आने के लिए वह फूंक फूंक कर कदम रखती थी। इस जीवन में मुझे अपने पास रखने के लिए वह अनाड़ीपन से मुझे खुश करना सीख रही है। उनकी आंखों की गहराई में बसी सच्चाई और घबराहट मुझे प्यार के करोड़ों शब्दों से कहीं अधिक छू जाती है। मैं पास गया, मैंने धीरे से उनके हाथों से उनकी नोटबुक ले ली और उन्हें चूमने के लिए नीचे झुका। सीखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहे जो भी करो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। मेंग जियाओ के कानों के किनारे लाल हो गए और उन्होंने अपनी बाहें मेरी कमरा के चारों ओर लपेट ली। उन्होंने अपना चेहरा मेरी छाती में छिपा लिया, जैसे कोई छोटा बिल्ली का बच्चा जिसे आखिरकार अपना घर मिल गया हो। उनकी पीठ को धीरे से सहलाते हुए मेरे पिछले जीवन के पछतावे ने एक बार फिर मेरे दिल को घेर लिया। मैं लुई बेई और जियांग जियान द्वारा अंधा कर दिया गया था। मैंने उससे भागकर उसे कई बार चोट पहुंचाई थी। मैंने तो उसे मुझे छोड़ देने के लिए जान से मारने की धमकी भी दी थी, सिर्फ इसलिए कि आखिरकार उसे व्हील चेयर पर अपनी कब्र की देखभाल करते हुए देख सकूं। वो तब तक रोई थी जब तक कि बेहोश नहीं हो गई। उसकी वो छवि इतनी असहाय मुझे आज भी सताती है। वो मुझे बचाने के लिए जीवन भर के लिए विकलांग हो गई थी और मुझे ये मेरी मृत्यु के बाद ही पता चला। उसने मुझे बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था और मैंने उसके सच्चे प्यार को पैरों तले कुचल दिया था। मैं अब कभी किसी को उसे थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। स्थिति को समझते हुए सहायक चुपचाप गायब हो गया। कमरे में अब सिर्फ हम दोनों बचे थे। मेंग जियाओ ने मेरी तरफ आंखें उठाई। उनका चेहरा अचानक बहुत गंभीर हो गया। चेन, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, ठीक है? मैंने उनका हाथ थाम लिया, अपनी उंगलियों से उनकी इतनी कोमल त्वचा को छुआ। कभी नहीं, इस जीवन में और अगले जीवन में भी मैं केवल तुम्हारी देखभाल करूंगा। कुछ ही समय बाद गून यूनियन एक असली बवंडर की तरह कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया वो चिल्लाने लगी, तीसरी दीदी, जियांग की वह बदचलन औरत पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मैंने अपनी एक भौं उठाई और उसे जारी रखने का इशारा किया। गून यूनियन का चेहरा खुशी से चमक रहा था। बदसूरत होने के बाद वह सभी डॉक्टरों के पास दौड़ी। उसने बिना कोई इलाज पाए अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। इसलिए उसने लू परिवार से मदद मांगने की कोशिश की, सिवाय इसके कि लू परिवार अब खुद को भी बचाने की स्थिति में नहीं है। मैंने पहले ही सब कुछ तय कर लिया था। हाँ, मैंने बिल्कुल हर चीज की योजना बनाई थी। मेरे हाथों गंभीर रूप से घायल होने के बाद लुई बेई के घाव कई बार संक्रमित हुए, जिससे वह जीवन भर के लिए अपाहिज हो गया। वह अब कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। उसकी माँ ने अपने बेटे के लिए टूटे हुए दिल के साथ हर किसी से भीख मांगी, लेकिन उसके पिछले बुरे कामों के कारण किसी ने उसकी मदद नहीं की। लू परिवार का व्यवसाय पूरी तरह से मेंग परिवार पर निर्भर था। मैंने मेंग परिवार को उनके साथ सभी संबंध तोड़ने का आदेश दिया था। उनकी कंपनी रातों रात दिवालिया हो गई और वे कर्ज के तले दब गए। अहंकारी लू परिवार, जो कभी मुझे नीची नजर से देखता था, आखिरकार उसे वही मिला जिसके वे हकदार थे। आज वे गर्त के तल पर हैं, दिन रात अपने लेनदारों द्वारा खदेड़े जा रहे हैं। उनके पास खाने या पहनने तक के लिए कुछ नहीं है। यही वो था जो उनका मुझ पर बकाया था। मेंग जियाओ के साथ किए गए बुरे व्यवहार के लिए ये चीजों का बिल्कुल सही न्याय भी था। कर्म का फल हमेशा मिलता है। जहाँ तक जियांग जियान का सवाल है, वो औरत जिसने हमारे पिछले जीवन में कलह के बीज बोए थे और जिसने मेंग जियाओ और मुझे दुखद रूप से अलग कर दिया था, अब वो बदसूरत हो चुकी है और उसकी प्रतिष्ठा मलबे में तब्दील हो चुकी है। अब उसके पास पुरुषों को रिझाने के लिए कोई आकर्षण नहीं बचा है। वो सड़क पर आ गई है, एक ऐसी भिखारी बन गई है जिससे हर कोई नफरत करता है। राक्षसों को हमेशा उनके अपराधों की कीमत चुकानी पड़ती है। मेंग जियाओ और मैं आखिरकार इन सभी गलतफहमियों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। मेंग जियाओ ने आंखों में बिना किसी शिकायत के मेरी ओर देखा। वहाँ केवल कोमलता थी। खुद को फिर कभी खतरे में मत डालना। अगर तुम्हें कुछ करने की जरूरत है तो मुझे उसे संभालने दो। शुरुआत में दादाजी मेंग मेरे प्रति बहुत संदेहास्पद
थे। उन्हें लगता था कि मैं उनकी पोती के लिए एक अभिशाप हूँ, लेकिन ये देखकर कि मेरी बदौलत मेंग जियाओ का बाइपोलर डिसऑर्डर अब बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो रहा था और वह अपने दिन एक उज्जवल मुस्कान के साथ बिता रही थी कि वह बेहतर से बेहतर होती जा रही थी। उन्होंने आखिरकार अपनी जिद छोड़ दी। एक दिन दादाजी ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया और मुझे मेंग परिवार के स्वामित्व के दस्तावेज सौंप दिए। चेन, मैं जियाओ जियाओ को तुम्हें सौंपता हूँ, बाकी सब कुछ तुम दोनों का है। मैंने पूरी गंभीरता के साथ दस्तावेज ले लिए और मैंने हर एक शब्द को स्पष्ट करते हुए उनसे वादा किया, दादाजी, मैं जियाओ जियाओ की रक्षा अपनी जान की बाजी लगाकर करूंगा और मैं अपनी आखिरी सांस तक उसकी कद्र करूंगा। दिन शांति से बीतने लगे। पहाड़ी पर स्थित हमारी विला गर्मजोशी और कोमलता से भरी हुई थी। मेंग जियाओ ने अपनी सहायक की सलाह मानते हुए मेरे लिए एक प्यारी सी नासमझी के साथ सरप्राइज तैयार की। उसने मेरी सभी पसंद नापसंद को याद रखा था। जब हम बाहर जाते हैं तो वो हमेशा मेरा हाथ बहुत कसकर पकड़ती है और जब मुझे बुरे सपने आते हैं तो वह मुझे शांत करने के लिए धीरे से मेरी पीठ थपथपाती है। हम सुबह साथ में सूर्योदय देखते हैं और शाम को हम गोधूली बेला को निहारने के लिए एक दूसरे से लिपट जाते हैं। हाथ में हाथ डाले हम वांगचेंग की सभी सड़कों पर टहलते हैं। दूसरी ओर गुनियनियन ने पूरी तरह से अपना रवैया बदल लिया था। वह तो हमारे जोड़े की सबसे बड़ी समर्थक बन गई थी। वह अक्सर विला में रात का खाना खाने के लिए बिन बुलाए आ जाती है। हमें इतना प्यार में देखकर वह ये कहकर हमारा मजाक उड़ाती है कि हम बहुत ज्यादा भावुक हैं, लेकिन उसकी आंखें एक सच्ची शुभकामना से चमकती हैं। वह हर समय दोहराती है, लिंगचेन, तुम अपनी पत्नी के लिए पूरी तरह से पागल हो चुके हो। तुम्हारा उस छोटे गुंडे से कोई लेना देना नहीं बचा जो तुम पहले हुआ करते थे। मैं मेंग जियाओ को अपने करीब खींचता हूँ। पहले मैं अंधा था, अब मैं खोए हुए समय की भरपाई करूंगा और उसे अपनी पूरी कोमलता दूंगा। 6 महीने बाद पहाड़ी पर स्थित हमारी विला के बगीचे में तारों से भरे आसमान के नीचे और गुलाबों से घिरे होने के बीच मैंने मेंग जियाओ को शादी के लिए प्रपोज किया। मैं अपने घुटनों पर बैठ गया और मैंने वो अंगूठी निकाली जिसे मैंने खुद डिजाइन किया था। जियाओ जियाओ, जिंदगी अभी बहुत लंबी है। मैं हर साल हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, अनंत काल के लिए। मेंग जियाओ का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उन्होंने जोर जोर से अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं चाहती हूँ चेन, मैं इसे हमेशा चाहूंगी। शादी भव्य और आत्मीय दोनों थी। दादाजी मेंग के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी और गुनियनियन तैयारियों को संभालने के लिए हर तरफ दौड़ रही थी। हर कोई हमें अपनी शुभकामनाएं दे रहा था। मैंने मेंग जियाओ को उसकी शादी की पोशाक में देखा। वो एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर लग रही थी। उनकी आंखें एक असीम खुशी बयां कर रही थीं, जिसे छिपाना असंभव था। और वहाँ मुझे पता चल गया कि इस जीवन में मैंने आखिरकार अपनी सभी गलतियों को सुधार लिया था और यह कि मैंने उसे एक आदर्श अंत दिया था। हमारी शादी के बाद मेंग जियाओ आखिरकार अपने बाइपोलर डिसऑर्डर से पूरी तरह मुक्त हो गई। मैं मेंग परिवार के मामलों को संभालने में उसका साथ देता हूँ और हम एक साथ वॉलंटियर वर्क करते हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए जो हमारी तरह कभी संकट में डूबे हुए थे। लू परिवार लंबे समय से गुमनामी में खो चुका है। रात के सन्नाटे में मैं सोई हुई मेंग जियाओ को अपनी बाहों में थामता हूँ और मैं उसके माथे पर एक कोमल चुंबन लेता हूँ। खून के कर्ज चुका दिए गए हैं और इस जीवन में जिस महिला से मैं प्यार करता हूँ वो हमेशा के लिए मेरे साथ है। जीवन ने अपना शांत रुख वापस पा लिया है। मुझे दूसरा मौका मिला और मैं वापस जीवित हो गया, बदला लेने के लिए नहीं दौलत के पीछे भागने के लिए, बल्कि केवल उस महिला की रक्षा करने के लिए जिसने मुझे अपनी जान की बाजी लगाकर प्यार किया था। मेरे बाकी दिनों के लिए, तूफानी दिनों के साथ साथ शांत दिनों में भी केवल तुम हो। तुम मेरा सबसे बड़ा खजाना हो। हम आखिरकार वह शांति पाने में सफल रहे हैं जिसके हम हकदार थे आने वाले सभी वर्षों के लिए, और हम अब कभी अलग नहीं होंगे।